दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम लोग निकले हैं नेपाल जाने के लिए। तारीख है 12 अप्रैल 2024। आज हम नेपाल के मस्तांग रीजन में जाने के लिए घर से निकले हैं। एक्चुअली लोअर मस्तांग हम जा रहे हैं। वहाँ पे एक मुक्तिनाथ जी का मंदिर है। कुल 6 दिनों की हमारी ये यात्रा होने वाली है और आज कोशिश करेंगे हम कि पोखरा पहुँच जाएँ, वरना कल हम सुबह सुबह पोखरा पहुँचेंगे, परमिट बनवाएंगे मस्तांग का और वहाँ से अपनी मुक्तिनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पर हम रुके हुए हैं गन्ने का रस पीने के लिए। अक्षत भाई फोटो खिंचवा रहे हैं। ये हमारा गन्ने का रस बन रहा है, वो अपनी गाड़ी खड़ी है। सुनौली यहाँ से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी हमें करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे सुनौली। फिर वहाँ हम भंसार बनवाएंगे और फिर पोखरा की तरफ मूव करेंगे। ऑलरेडी 12 बज गया, घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। तो चलिए आपको भी लेकर के चलते हैं इस सुंदर और अद्भुत यात्रा पे। आ गए हम लोग सुनौली बॉर्डर पे। करीब 2 बज गए, 11:30 पे हम घर से निकले थे। 2 बजे के आसपास हम सुनौली पहुंचे। अभी यहाँ भंसार बनवाएंगे, थोड़ी करेंसी एक्सचेंज करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। अब हमें 1 घंटे के आसपास का समय यहाँ पर चला जाएगा। तो 3 बजे फिर फाइनली हम सुनौली से निकलेंगे पोखरा के लिए। देखते हैं पोखरा पहुँच पाते हैं कि नहीं। सुनौली से करीब 180 किलोमीटर रह जाता है पोखरा। तो अगर पोखरा नहीं पहुँच पाएंगे तो बुटवल या वालिंग, इन 2 जगहों में से कहीं नाइट स्टे करेंगे और कल अर्ली मॉर्निंग निकल के उस टाइम को कंपनसेट करेंगे। नेपाल में प्रवेश हो गया हमारा। करीब आधे घंटे हमें लगे भंसार बनने में। 6 दिनों की हमने भंसार बनवाई है। ये देखिए, दोस्तों इस समय हम पश्चिमी नेपाल के एक छोटे से शहर तानसेन से गुजर रहे हैं। तानसेन के बारे में लोगों में जानकारी थोड़ी कम है। ये पश्चिमी नेपाल में जो पाल्पा डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय है, छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है। बड़ा ही सुंदर स्थान है। बुटवल से मात्र 30 किलोमीटर इसकी दूरी है। लोगों में अवेयरनेस कम है, इसलिए भारतीय पर्यटक यहाँ पर कम आते हैं, पर यह अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ काफ़ी सारे छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, जिन ट्रैक्स को करके आपको सनसेट और सनराइज़ के व्यूज़ दिखते हैं। यहाँ पर एक पुराना रानी महल भी है, जो यहाँ के एक गवर्नर ने अपनी पत्नी की याददाश्त में बनवाया था। उसे नेपाल का ताजमहल भी कहते हैं। वहाँ तक आप ट्रैक करके भी जा सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक होता है। यहाँ कुछ छोटी झीलें हैं, पार्क्स हैं। तो ओवरऑल तानसेन एक अच्छा स्थान है। अगर आप बुटवल तक कभी आ रहे हैं तो बुटवल से उत्तर की तरफ करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों हम वालिंग पहुंचने वाले हैं। सामने लाइटें दिख रही हैं आपको वालिंग की। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर की दूरी बची हुई है वालिंग की और टाइम हो गया है 8:30। वालिंग पहुंचेंगे, होटल में बात कर रखी है, चेक इन करेंगे और रेस्ट करेंगे। कल सुबह सुबह फिर यहाँ से हम निकलेंगे पोखरा के लिए। सुंदर कस्बा है, एकदम बड़ा कस्बा है।
पानी यहाँ पे सब पीने लायक होता है नेपाल में, कोई दिक्कत नहीं। मिनरल रिच वाटर। दोस्तों हम पहुँच गए वालिंग में। ये होटल शगुन करके है, रोड पे मेन पोखरा वाले रास्ते पे ही एक छोटा सा होम स्टे कह लीजिए, होटल कह लीजिए, वहाँ पर हमने चेक इन कर लिया है। ये पीछे है प्रॉपर्टी, बिल्कुल मेन रोड पर ही है। सामने हमने खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। रात यहाँ बिताएंगे और सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा पोखरा के लिए निकल लेंगे। अपने लोगों का रूम ये है, हमारा रूम नंबर 107। ये है रूम। हम दद्दा अक्षत आज यहाँ क्रैश करने वाले हैं। वो छोटू सा टीवी है और ये है हमारी क्यूट से बालकनी। वो अपनी गाड़ी सामने खड़ी हुई है और ये सामने जो है ये मुख्य मार्ग है। ये वाला जो दिख रहा है ये मुख्य मार्ग है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम वालिंग। सुबह के करीब 6 बजने वाले हैं। हम तैयार हो चुके हैं पोखरा की अपनी यात्रा के लिए। कुछ ऐसा नज़ारा है हमारी बालकनी से। दोस्तों 6:30 बज गए हैं। हम वालिंग से निकलने को तैयार हैं। गाड़ी में सारा सामान रख दिया है, पैकिंग हो गई है। अब ब्रेकफास्ट कुछ किया नहीं है, ब्रेकफास्ट पोखरा में ही करेंगे। अभी पहला टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि टूरिज़्म बोर्ड ऑफिस खुले, हम पोखरा में पहुंच जाएं, फटाफट परमिट बनवाएं और आज कम से कम बेनी तक पहुँचें। ये करेंगे कि कल दर्शन कर लें तो परसों सुबह रिटर्न जर्नी स्टार्ट करें। लेफ्ट है। ये हम पहुंच गए नेपाल टूरिज्म बोर्ड के ऑफिस। यहाँ पर ही हमारा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया का परमिट और TIMS कार्ड दोनों बनेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। 8:30 पे ही पहुँच गए थे टूरिज्म बोर्ड के ऑफिस पे, तो उससे जल्दी भाग करके हम आए कि हमारा परमिट जल्दी बन जाए। मुझे जो टाइमिंग्स पता थी वो 9:30 की पता थी, बट अभी यहाँ पे पता चला कि 10 बजे यहाँ ऑफिस ओपन होगा, तो हमारा परमिट का जो काम है वो 10 बजे पूरा होगा। अच्छी बात यह है कि हम लोग शुरू में बिल्कुल आ गए हैं, तो कोई भीड़ नहीं होगी। यही है ऑफिस, ये है गेट, अभी बंद है। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि डेवीज़ फॉल है यहाँ पास में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो हम डेवीज़ फॉल जाएंगे। वहाँ पे एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट है जहाँ पहले भी खा चुके हैं, वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट जैसा करेंगे और उसके बाद फिर 10 बजे यहाँ पर वापस आएंगे। हमारे पूड़ी और पराठे वापस से आ गए। ये हमारा ब्रेकफास्ट डेवीज़ फॉल्स के सामने, उसी स्थान पे हम आ गए। ये है पूड़ी, ये है पराठा। ले रहे हैं यहाँ 158 रुपये लीटर है डीजल, क्योंकि अब यहाँ से सीधा मुक्तिनाथ तक आराम से पहुँच सकें और वापस आ सकें। इस समय मैं हूँ नेपाल टूरिज़्म बोर्ड के ऑफिस में पोखरा में, और हमारा परमिट का काम चल रहा है। सिर्फ अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के परमिट की ज़रूरत है हमें। 1000 नेपाली रुपये इन्होंने चार्ज किए हैं। ये है इनका ऑफिस, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। ये फ्रंट डेस्क है, वो अंदर है जहाँ हमारा परमिट बन रहा है उस प्लेस पे, और ये पूरा ऑफिस है। ये पोखरा में जो डेवीज़ फॉल्स है बिल्कुल उसके पास में है ये लोकेशन। यहाँ से परमिट्स ले करके हम फटाफट निकलने वाले हैं।
फाइनली परमिट्स बन गए हमारे। टाइम हो गया है 10:30 का, आधे घंटे लगे, 5 परमिट्स हमारे बन के रेडी हो गए। अब फाइनली हम निकल रहे हैं मुक्तिनाथ के लिए। फाइनली पोखरा से एग्जिट कर गए हम। अभी बेनी तक का जो सेक्शन है वो ब्लैक टॉप मिलेगा, बीच बीच में कुछ पैचेस हैं जो खराब हैं। फिर बेनी से घासा वो वर्स्ट है, रूप से फॉल के बाद जो सड़क है वो बिल्कुल रिवर बेड है। लास्ट ईयर तक तो एटलीस्ट वैसी ही थी, इस बार देखना है कैसी है। बेनी तक बीच बीच में हमें ब्लैक टॉप मिलता रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि लंच के टाइम तक हम बेनी पहुंच जाएं। उसके बाद देखते हैं, डिसाइड करेंगे। बेनी थोड़ा बड़ा कस्बा है, तो अगर रात रुकनी होगी तो बेनी में रुक सकते हैं। वहाँ लोगों से पूछेंगे कि आगे तातोपानी तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। रास्ते की हालत देखते हुए आगे डिसाइड करेंगे। फिलहाल पोखरा से एग्जिट कर लिया है और निकल रहे हैं। हमें पोखरा से निकल के करीब 2.5 घंटे का समय हो चुका है और अभी हम बेनी पहुंचने वाले हैं। बेनी जो है वो नेपाल का जो म्याग्दी डिस्ट्रिक्ट है, गंडकी प्रोविंस का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, आप मुख्यालय कह सकते हैं। और बेनी खुद 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे, संगम पे बसा हुआ है। ये 2 नदियाँ हैं, एक तो फेमस काली गंडकी नदी है और दूसरी म्याग्दी नदी है। म्याग्दी जिला जो है वो इसी म्याग्दी नदी के नाम पर है। बेनी काठमांडू से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जो पूरा अन्नपूर्णा सर्किट है या मस्तांग का जो रीजन है उसके प्रवेश द्वार के रूप में बेनी को देखा जाता है। बेनी में आपको तमाम सारे होटल्स, एकोमोडेशन महंगे से लेके सस्ते तक सारे मिल जाएंगे। तो जो भी टूरिस्ट या दर्शनार्थी मुक्तिनाथ की तरफ या मस्तांग की तरफ जाते हैं तो वो बेनी को एज अ बेस पॉइंट भी यूज़ करते हैं मस्तांग रीजन में एंटर करने के लिए। बेनी से आपको बहुत सारी अन्नपूर्णा रीजन में, जो नेपाल के पश्चिम दिशा में जो भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स हैं, उनके पीक देखने को मिलते हैं। बेनी में तमाम सारे हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, आप उनका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे एक गलेश्वर टेम्पल है, काली गंडकी नदी में रिवर राफ्टिंग होती है। तो इस सब तरह की चीज़ें अगर आप बेनी में रुकते हैं तो उनका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय हम बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं। काली गंडकी नदी हमारे बगल में बह रही है और विष्णु भगवान का जो शालीग्राम स्वरूप होता है वो पूरी दुनिया में काली गंडकी नदी उसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और यही वो स्थान है, अभी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यही वो स्थान है जहाँ से वो शिला गई थी जिससे श्री राम जी की मूर्ति का निर्माण हुआ है। और नेपाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड। ये है काली गंडकी नदी। यहाँ कहीं से ही वह पत्थर जिसको आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, एक बड़े ट्रक पे यहाँ से गया है श्री अयोध्या धाम, जिससे राम जी की बाल स्वरूप प्रतिमा बनाई गई है और उसकी पूजा हो रही है इस समय अयोध्या धाम में। वाह, अयोध्या श्री राम मंदिर देवशिला उद्गम स्थल पे आ गए हम। कितने भाग्य की बात है इस स्थान तक पहुंच पाना। नमस्कार। इस पावन जल को स्पर्श करते हैं
सब जब जाओगे ना इंडिया, ऐसे रास्ते ही नहीं बचे इंडिया में। बढ़िया गचर गचर चला रहा है उसको तुम। सामने देखो बहुत अच्छा व्यू है उस तरफ। अरे तो यहाँ से वहाँ थोड़ा आएगा, राजू चाचा वाला कैमरा थोड़ा है। क्या यही जो दोस्तों इस समय हम नेपाल के फेमस काली गंडकी कॉरिडोर से गुजर रहे हैं। काली गंडकी कॉरिडोर जो है वह एक सड़क मार्ग है जो नेपाल के मस्तांग क्षेत्र को शेष नेपाल से कनेक्ट करता है। यह रास्ता आज भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और दुनिया के कुछ एक सबसे खतरनाक रास्तों में आज भी इसे शुमार किया जाता है। अपर मस्तांग में सड़कों की हालत इससे भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि अगर आपके पास सक्षम गाड़ी है और आप इस तरह के रास्तों को एंजॉय करते हैं तो निश्चित इन रास्तों पे आपको गाड़ी चलाने में मज़ा भी आएगा। कई स्थान ऐसे हैं जहां काफ़ी तीखी चढ़ाई है, सकरी सड़कें हैं और सड़कों की हालत तो क्या ही कहना, सड़कें हैं ही नहीं ऑलमोस्ट। काफ़ी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी है तो रास्ते बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। हाँ, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है या ऐसी गाड़ी है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो निश्चित अभी भी इन रास्तों पे आपको दिक्कत होगी और बेहतर होगा कि आप ऐसी गाड़ी लेकर के इन रास्तों पर ना आवें। हमने पहले भी पहाड़ों में काफ़ी यात्राएं करी हैं, काफ़ी गाड़ी चलाई है, लेकिन इस रास्ते पे जिस तरह की चुनौती हमें मिली, कई बार हमें ऐसा महसूस हुआ रास्ता गाड़ी के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहा था। ओवरऑल बहुत ही मज़ेदार अनुभव है इस रास्ते पे यात्रा करने का और अभी काफ़ी काम भी चल रहा है इस रास्ते को ब्लैक टॉप करने का और घासा से जोमसोम के बीच में काफ़ी काम पूरा भी हो चुका है और पोखरा से बेनी का जो पैच है वो भी काफ़ी हद तक ब्लैक टॉप किया जा चुका है। जब मैं यह यात्रा प्लान कर रहा था तो मैंने रोड कंडीशंस के बारे में काफ़ी सर्च करने की कोशिश करी थी पर एक्चुअली मुझे कुछ कहीं ऑथेंटिक मिल नहीं रहा था। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो के जरिए आपको ये पूरा रास्ता वर्तमान में अभी 2024 में इसकी क्या स्थिति है वह देखने को मिल जाएगी। हमने तो काफ़ी एंजॉय किया इस रास्ते पे गाड़ी चलाने के अनुभव को। आशा करते हैं आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए अंत तक हमारे साथ। बोलो मत भाई। रोड खराब लगेगा, लौट आएंगे, कल निकलेंगे, आज पहले क्यों रुक जाएंगे? फिर आगे पता नहीं कहाँ आगे का प्लेस। लौट आएंगे अगर दिक्कत लगेगी। यहाँ नहाना है, हाँ? नहाना है। लौटते में देखा जाए, क्या बोलते हो? मुक्तिनाथ 73 अंदर नहाना तो चाहिए, इसमें ये बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। कहाँ है? तुम लोगों की बात अंदर है। दोस्तों इस समय हम आ पहुँचे हैं तातो पानी में। यहाँ पर एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। यहाँ से मुक्तिनाथ भगवान का मंदिर 70 किलोमीटर रह जाता है। ये वो स्थान है, ये देखिए। इधर से हम आ रहे हैं पोखरा साइड से और इधर हमें जाना है मुक्तिनाथ जी की तरफ। ये है हमारा तातो पानी प्राकृतिक कुंड हॉट स्प्रिंग। ये देखो अभी हम नहाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा डार्क हो रखा है, बारिश हो सकती है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। 3 से 4 घंटे यहाँ से जोमसोम लगेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि टाइमली जोमसोम पहुँच जाएं और लौटते समय हम तातो पानी हॉट स्प्रिंग में स्नान करने वाला जो कार्यक्रम है वो करेंगे। ये है तातो पानी हॉट स्प्रिंग। वो सामने आपको दिख रहे होंगे लोग स्नान करते हुए उस स्थान पर। तो चलिए फिर निकलते हैं जोमसोम के लिए।
दोस्तों जैसा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख सकते हैं, सड़क इतनी सकरी हो गई है कि एक बार में सिर्फ एक गाड़ी ही निकल सकती है। इस पूरी यात्रा के दौरान हमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स आए जहां पर एक गाड़ी से ज़्यादा पास हो ही नहीं सकती। वहां पर आपको काफ़ी स्मार्टली गाड़ियों को आगे और पीछे करने के लिए तैयार रहना होता है। कई ऐसे मौके आए जब हमें भी अपनी गाड़ी बैक करके एक सूटेबल स्थान पे लगानी पड़ी, जिससे आगे आने वाले ट्रैफिक को हम रास्ता दे सकें। कई ऐसे भी मौके आए जब हमारे लिए सामने से आ रही गाड़ियों ने खुद को रोका और हमें रास्ता दिया। स्थिति और चुनौतीपूर्ण तब हो जाती है जब ये सारा इंटरेक्शन आपको तीखी ढालों पर करना होता है। तो जब इन रास्तों पे आप गाड़ी लेकर के आवें तो थोड़ा अलर्ट रहें, बैक करते समय अपने को सतर्क रखें। और काफ़ी सारे हादसे भी होते हैं इस रास्ते पे, हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ नीचे भी गिरी दिखी। तो ज़रूरी सावधानियां रखते हुए रास्ते का मजा लें। दोस्तों अभी हम घासा पहुंचने वाले हैं। घासा जो है वो इस अन्नपूर्णा सर्किट का बड़ा ही एक छोटा शांत सुंदर सा गांव है। अभी हाल में ही यहाँ पर एक हैंगिंग ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ है, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और वो भी पर्यटकों के बीच खासे आकर्षण का केंद्र बना है। घासा अपने आप में बड़ा सुंदर स्थान है। ये अन्नपूर्णा एरिया और मस्टांग के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ एक चेक पोस्ट भी है, जो अगर आप मस्टांग की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका परमिट, आपकी गाड़ी के कागज इत्यादि चेक होते हैं। तो हम भी अब घासा पहुंचने वाले हैं। काफ़ी शाम भी हो गई है। घासा से जोमसोम तक की जो यात्रा है वो थोड़ी स्मूथ होती है, रास्ते थोड़े बेहतर हैं। इस समय हम खड़े हैं घासा चेक पोस्ट पे। ये मस्टांग में एंट्री का चेक पॉइंट है। यहाँ पर आपकी गाड़ी का पेपर चेक होगा, आपके अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया परमिट चेक होगा। हमने अपने दोनों पेपर्स चेक करा दिए। बारिश हो रही है। जोमसोम यहाँ से 36 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची हुई है, करीब 2 घंटे लगेंगे। रास्ते मोर और लेस वैसे ही हैं। ये देखिए, ये है घासा चेक पोस्ट। यहाँ पर हमारी गाड़ी का पेपर चेक हो रहा है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर वो सामने का जो भवन है उसमें हमारा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया परमिट चेक हुआ है। इस तरफ हमें जोमसोम की तरफ प्रोसीड करना है। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस और है। बारिश होने की वजह से सड़कें स्लिपरी हो गई हैं, तो हम बहुत केयरफुली चला रहे हैं गाड़ी। तो चलिए फिर अब निकलते हैं जोमसोम की तरफ। देखते हैं, 2 घंटे लोग बता रहे हैं यहाँ से हमें लग जाएगा। तो 6 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 6:45। तो 7:45 या 7:30 तक हम कोशिश करेंगे कि जोमसोम पहुँच सकें। दोस्तों अभी हमारे साथ थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। हमने भंसार गाड़ी की बनवाई थी, हमें भंसार का ही पता था। घासा चेक पोस्ट पे ये एक और पर्ची मांग रहे थे, जो शायद हमें अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में अपना व्हीकल ले जाने के लिए ज़रूरी होता है। हमें भंसार बनवाने के टाइम पे वहाँ पे हमने क्लियर से बताया था कि हम मुक्तिनाथ जा रहे हैं, पर किसी ने हमें इस बात का जिक्र नहीं किया। और यहाँ पर इन्होंने 1000 NC की हमारी और पर्ची काटी घासा चेक पोस्ट पे, और उसकी प्रॉपर ये हमें रसीद दे रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है या ये वैलिड है या नहीं, बट ये 1000 रुपये की इन्होंने हमें रसीद काटी है। और इनका ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर ये काम नहीं कर लेंगे तो जोमसोम में हमें 2000 रुपये की यही रसीद कटेगी। तो अगर आप आ रहे हैं मुक्तिनाथ जाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के, तो जैसे ही आप भंसार बनवाते हैं वहाँ पर ही आप ये क्लियर से बतावें कि आपको मुक्तिनाथ जाना है, और उसके लिए जो एडिशनल परमिट चाहिए होता है वो भी वहीं पर बनवा ले, तो वहाँ शायद आपको वो और भी सस्ता मिल जाए। कलर्स की जो आती है, रेड, येलो, व्हाइट, नहीं असॉर्टेड जैसी, एक ऑरेंज की आती है।
दोस्तों घासा चेक पोस्ट पार करके अब हम फाइनली जोमसम की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम काफ़ी हो गई है, लेकिन घासा चेक पोस्ट के बाद सड़कों की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। बहुत सारे ब्लैक टॉप वाले पैचेस भी हमें मिल रहे हैं, सड़कें चौड़ी भी हो गई हैं, उस तरह की चढ़ाई भी नहीं कहीं मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कुछ हद तक स्मूथ यात्रा है घासा से जोमसम तक की। जोमसम की बात करूं तो आज जोमसम में हम लोग नाइट स्टे करने वाले हैं, और जोमसम जो है वो मस्तांग जो क्षेत्र है नेपाल का, उसका मुख्यालय है। और जोमसम में एक एयरपोर्ट भी है। अगर आप सड़क मार्ग से नहीं आना चाहते हैं तो जोमसम के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं पोखरा से। जोमसम अपने आप में बड़ा सुंदर स्थान है, और जोमसम के आसपास भी छोटे छोटे तमाम सारे ट्रैक्स होते हैं। श्री मुक्तिनाथ जाने वाले दर्शनार्थी भी प्रायः जोमसम में रात रुकते हैं और अगले दिन सुबह जोमसम से श्री मुक्तिनाथ धाम की यात्रा करते हैं। जोमसम से मुक्तिनाथ की यात्रा जो है वो करीब 1.5 घंटे के आसपास का समय लेती है। 40-45 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। जोमसम में आपको काफ़ी सारे होटल्स और दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो रात रुकने के लिए जोमसम एक सुंदर स्थान होता है। इस पूरे लैंडस्केप ने, इस पूरे क्षेत्र ने अपनी सुंदरता से हमें सरप्राइज किया है। अगर आपने लद्दाख और स्पीति वगैरह की यात्राएं कर रखी हैं तो आप इस पूरे स्थान को काफ़ी रिलेट कर पाओगे उन लैंडस्केप्स से जो आप स्पीति में या लद्दाख में देखते हो। ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप्स जो आपको दिखते हैं, कुछ वैसी ही आपको फील आएगी, वैसा ही आइसोलेशन महसूस होगा। तो हम इतना सुंदर होगा यह स्थान, इसके लिए ये हमारी अपेक्षा नहीं थी कि यह स्थान इतना सुंदर निकलेगा। समय मिलता है तो ज़रूर इस तरफ आइए, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। रास्ते थोड़े चैलेंजिंग हैं, लेकिन उनका भी अपना एक मज़ा है, वो भी फन का एक पार्ट है। दोस्तों हम जोमसम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है, और लैंडस्केप्स तो क्या ही बताऊं, गजब हो गए हैं। पांग से सरचू के बीच में जिस तरह के लैंडस्केप है लद्दाख में, कुछ उस तरह की फीलिंग आ रही है। हालांकि ये उससे ज़्यादा ओपन है और बसावट भी उससे ज़्यादा है। एल्टीट्यूड भी ऑफ कोर्स उससे काफ़ी कम है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। इस समय हम मारफा से पास हो रहे हैं। ये जो रास्ता है ये मारफा गांव में जाने का रास्ता है। स्पीति वाली फीलिंग आ रही है। मारफा सेबों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ के जो सेब होते हैं वो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट सेब होते हैं। मारफा में जो सेब होते हैं, तो अभी मारफा विलेज हमने पार किया है। एक्चुअली मारफा विलेज नहीं, मारफा विलेज इस सड़क से थोड़ा हटके है। 1.5-2 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। शाम यहाँ तूफान जैसी हवा चल रही है। आज की रात हम जोमसम में रुकने वाले हैं, और कल का हमारा जो प्लान रहेगा, कल सुबह हम जोमसम से श्री मुक्तिनाथ धाम दर्शन करने जाएंगे और वापस फिर आकर के जोमसम में नाइट हाल्ट करेंगे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जोमसम से निकलेंगे वापस पोखरा और टुवर्ड्स होम। बात करूं मैं श्री मुक्तिनाथ धाम की, तो यह पूरा स्थान जो है, पूरा मंदिर जो है, इसका बड़ा गहरा धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में इसे मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है, और विष्णु भगवान के जो कुछ एक सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनमें से एक इसे माना जाता है। जो 108 दिव्य देशम होते हैं वैष्णव सेक्ट में, उनमें से भी यह एक है। पूरी दुनिया में विष्णु भगवान का यह सबसे ऊंचा मंदिर भी है। इसकी खास बात क्या है कि विष्णु भगवान के मंदिर के बगल में ही माता सती का भी एक स्थान है, जो 51 शक्तिपीठों में भी एक है, और इसके साथ में ही बुद्धिज्म के लिए भी यह स्थान काफ़ी प्रासंगिक है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप लद्दाख और स्पीति घूम के आए हैं और आपको वो जगहें अच्छी लगी हैं और आप
टफ टेरेन्स में गाड़ी चलाने के, बाइक चलाने के शौकीन हैं तो मुक्तिनाथ जी की यात्रा ज़रूर प्लान कीजिए। इस स्थान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ ही प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह स्थान किसी वरदान से कम नहीं है, बहुत ही सुंदर है। हमारे लिए तो अपेक्षा से ज़्यादा सुंदर यह स्थान निकला। पूरा पुराने यूरोपियन टाउन वाली फील आ रही है। That's the end of the Johnson Kasbah almost। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए। हमने जॉनसन में एक होटल ले लिया है। होटल का नाम है गौचल होटल। एक्चुअली आज नेपाल में न्यू ईयर है और सैटरडे भी है, वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड है, तो उसकी वजह से जॉनसन में सडनली काफ़ी सारा क्राउड हो गया था। तो हम जितनी देर में हम पहुँचे, हमें उस तरह का होटल मिला नहीं जिस तरह का हम चाह रहे थे, तो हमने एक कॉमन रूम जैसा होटल ले लिया है। होटल ठीक है बट हमारा रूम कॉमन है जो एक 6 लोगों के लिए है। तो फिलहाल हम 2 दिन इसी में रहने वाले हैं। अभी आपको रूम दिखाते हैं। ये सामने जॉनसन की मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड पे है, रोड के व्यू के साथ हमारा होटल। लोकेशन तो होटल की बहुत ही बढ़िया है। ये मेन रोड है जिस रास्ते से हम आए हैं। अभी हमारी गाड़ी पीछे पार्किंग में जाएगी और ये है हमारे होटल का प्रवेश द्वार। चलिए आपको अंदर से रूम दिखाते हैं। ये आ गए हम अपने रूम की तरफ। ये है हमारा रूम। ये रूम के साथ में लगी हुई एक बालकनी है। दोस्तों आशा है हमारी जॉनसन तक की यात्रा में आपको भी आनंद आया होगा। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में, जिसमें हम आपको लेकर के चलेंगे जॉनसन से श्री मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन कराने के लिए और उसके बाद वापस पोखरा। तब तक के लिए बाय बाय।